बट अभी फर्स्ट लैब हमारी थी फाइल्स वगैरह को कैसे एडिट करना है उस सब के ऊपर, ठीक है। तो उसमें बताया हुआ है साइट, तो इसमें भी देखो साइट अभी हमने इंस्टॉल किया, साइट पर हमने कैसे वर्क किया था वो सब हम देख चुके हैं। तो सिंपल है, एप्लीकेशन में जाए साइबर ऑप्स और साइट नाम से एडिटर दिया हुआ है, सिंपल टेक्स्ट फाइल्स वगैरह एडिट करने के लिए, ठीक है। वही फाइल हमारे जो वहाँ पे हम जैसे एडिट करी थी वहाँ पे यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली साइट आप कमांड लाइन से भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और जो मैंने आपको बताया था कंट्रोल साइट और एम्परसेंड इसको बैकग्राउंड में चलाने के लिए, ओके। सो अब सपोज मुझे एक नैनो कमांड से एक फाइल बना के देखते हैं। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कहाँ पर है, अभी हमें /home/analyst में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे एनालिस्ट के अंदर एक और फाइल बनाते हैं, फाइल 1.txt नाम से। तो नैनो हम लोग टच से भी बना सकते हैं, अगर आप नैनो के आगे फाइल 1.txt डालते हैं और वो फाइल उसे मिलती नहीं है तो वो अपने आप फाइल बना देता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ डालते हैं हे देयर, ओके। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मैंने बताया था Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। अब देखते हैं फाइल में राइट हुआ या नहीं, एंड हमारा फाइल में राइट हो गया, ओके। सो फर्स्ट लैब जो थी वो इसी के भी ऊपर बेस्ड थी और कुछ नहीं था। एंड एक और इसके अलावा अब सेकेंड लैब पे आ जाते हैं। फर्स्ट लैब में सिंपल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, केवल वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स और कुछ बेसिक्स कमांड थी, और जो कमांड मैंने आपको बताई है वही सब कमांड्स उन्होंने इस पर यूज़ करने में बताया था। तो इस पर भी सारी कमांड्स वैसे चलेंगी। आर्क लिनक्स है, लिनक्स बेस्ड है, तो कमांड सारी लिनक्स वाली होंगी। सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ pwd, करंट आ गया। cd में यहाँ पे देखते हैं इसमें फोल्डर्स वगैरह क्या हैं, डेस्कटॉप डाउनलोड्स, ये स्लैब सपोर्ट फाइल, सेकंड ड्राइव। तो अगर मैं डाउनलोड्स में जाऊँ cd डाउनलोड्स, सब इसमें वैसे चलेगा। cdbg, इसके अंदर 2 बैकग्राउंड वाली इमेजेस हैं, ओके। अगर मैं cd यहाँ पे टिल्ट साइन करता हूँ तो मैं आ जाऊँगा वहाँ पर अपने होम डायरेक्टरी में, वापस pwd करते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो मैंने आपको सब बताया बेसिक्स बिल्कुल वैसे चलेंगे इसमें लिनक्स के। अब सपोज थोड़ा एडवांस जाते हैं, अब हम लोग जाते हैं लैब 3 की 1.1.1.3। उसमें क्या था, उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पे वर्क करना बताया है। सपोज मैंने आपको बताया था भी, इसमें देखो इसमें कुछ फाइल्स अभी हिडन है जो हमें दिख नहीं रही, तो वो वाली फाइल्स पहले देखते हैं क्या क्या हिडन है। ये इसमें कुछ फाइल्स हिडन है, ये सब फाइल्स क्या हैं, बैश आरसी, बैश प्रोफाइल, बैश लॉकआउट, बैश हिस्ट्री, बैश स्टॉक, ये सब क्या फाइल्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये लिनक्स है ये सब चीज़ सिर्फ फाइल पे बेस करता है, फाइल पे वर्क करता है। लाइक डायरेक्टरीज भी इसके लिए फाइल्स हैं, डिवाइस जो आप कनेक्ट करोगे वो भी इसके लिए फाइल्स हैं, मतलब जो भी चीज़ लिनक्स के अंदर कनेक्टेड है, मतलब सब कुछ लिनक्स फाइल्स के थ्रू हैंडल करता है। तो फाइल्स में वो उनकी इंफॉर्मेशन रखता है, लाइक उसमें उसमें कब क्या मतलब कॉन्फ़िगरेशन किया था उसको, मतलब लाइक जैसे आपको डिवाइस सेटअप करना है तो उसके लिए कुछ ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, वो ड्राइवर्स क्या हैं, मतलब उनकी सेटिंग्स क्या होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखने के लिए वो फाइल्स में स्टोर करता है। तो ये सब फाइल्स वही हैं, उनको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बोलते हैं, कि जो भी हमारी एप्लीकेशन या कुछ भी है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होती हैं, ओके। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बहुत जगहों पर लोकेटेड होती हैं। जनरली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लोकेटेड होती हैं, एक तो अगर आपको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन फाइल देनी तो यूज़र स्पेसिफिक होती है, मतलब यूज़र टू यूज़र डिपेंड करती है। जैसे एनालिस्ट यूज़र है, हाँ, और वर्क स्टेशन का नाम मतलब हमारे जो मशीन है उसका नाम है सेकऑप्स, ठीक है। सो एनालिस्ट यूज़र के लिए ये फाइल्स अलग होंगी और किसी और यूज़र के लिए ये वाली फाइल्स अलग होंगी। तो पहले हम यूज़र स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की बात कर लेते हैं, ओके। सो सपोज ये है bash_history नाम से, इसको देखते हैं इसके अंदर है क्या। चलो cat.bash_history, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि अभी ये खाली, अभी हमने कुछ डाला नहीं है, ये मतलब अभी खाली है। सपोज अभी देखते हैं .bashrc के अंदर क्या है, cat.bash, ये कुछ इसमें लिखा हुआ है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको क्या है। इसको नैनो से देखते हैं, चलो एडिट करके देखते हैं इसमें क्या होता है। सपोज ये आपके सामने चीज़ दी हुई है, अभी इसमें समझ नहीं आ रही है क्या, कोई नहीं। सपोज सबसे पहले तो इसमें डिफ़ॉल्ट है, ये पहला लाइन जो कर रही है ये कुछ नहीं कर रही, ये डिफ़ॉल्ट एडिटर को विम सेट कर रही है। डिफ़ॉल्ट एडिटर जो होता है हमारे, एक एडिटर होता है ना कि डिफ़ॉल्ट से विंडोज़ में कुछ फाइल्स txt फाइल्स नोटपैड से ही खुलेंगी, वो डिफ़ॉल्ट सेट है, तो इसी को डिफ़ॉल्ट सेट कर रही है ये वाली लाइन। एक विम नाम का एडिटर होता है लिनक्स में उसको, ठीक है। और विम एडिटर का मैं मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा वीडियो में क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हैं बहुत सी चीज़ों की जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं क्योंकि एक्चुअली ये टाइम लिमिट है, तो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन, वी जस्ट हैव 10 मिनट्स लेफ्ट एंड, ठीक है। अब सपोज ये वाली लाइन क्या कर रही है, इसका मतलब ये है PS1 प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर 1, ये क्या करता है। सपोज अब देखो इसको मैं एग्जिट करता हूँ,
यहाँ पे ये कुछ ग्रीन कलर का लिखा रहा है एनालिस्ट एट द रेट ऑफ सेकॉप्स और ये टिल्ट साइन, डॉलर साइन, इन सब का मतलब, ठीक है। तो ये जो लाइन है क्या कर रही है, ये इस सब को सेट कर रही है। लाइक इसमें एट द रेट आना चाहिए, यूज़र नेम स्लैश यूज़र नेम के लिए, होस्ट नेम, वर्क स्पेस, ठीक है, टिल्ट साइन, ये सब सेट कर रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 30 एक चेंज करके देखते हैं, 32 से अगर मैं इसको 31 कर देता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दोबारा टर्मिनल खोलना पड़ेगा। ये हो गया कलर इसका रेड। एक सेकंड मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये इसका कलर चेंज कर दिया हम लोगों ने रेड। सिंपली क्या होता है, बैश आरसी फाइल जो होती है वो हर टर्मिनल की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेट करती है। जैसे ही टर्मिनल लॉन्च होगा तो उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी बैश आरसी में होती है। तो बैश आरसी फाइल उसको ओपन कर लेती है, मतलब उस जब भी कोई नया टर्मिनल ओपन होगा तो वो बैश आरसी से लेगा कि मुझे ये करना है। तो सिमिलरली ये नया टर्मिनल ओपन नहीं हुआ था, तो इस वजह से इसमें रेड नहीं हुआ, लेकिन हमने जब नया टर्मिनल खोला तो यहाँ पर बैश आरसी की पुरानी जो हमने सेटिंग्स चेंज की हैं वो आ गई। ओके, अब इन लाइन का मतलब है एलियास ls इज इक्वल्स टू ls डैश कलर। इसका मतलब क्या है? सो इसका मतलब ये है जब भी यूज़र ls डाले तो ls एग्जीक्यूट ना करे, यहाँ पे इंटरनली ls डैश डैश कलर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। देखा, आउटपुट दोनों का सेम था। दैट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप ls को जहाँ से ls यूज़र ls डाले तो उसको वो ls डैश डैश कलर की तरह ट्रीट करे। अगर मैं यहाँ पे vi डालूंगा तो भी वही आएगा मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे vim डालूंगा तो भी मेरे पास सेम आउटपुट आएगा। दैट मीन्स इसने vi को vim बना दिया। सपोज एक तरह से एक वेरिएबल vi बना दिया, उसके अंदर एक vi, मतलब जब भी यूज़र vi डालेगा तो वो vim ओपन करेगा। ओके, सो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पे वर्क करना। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है सारे यूज़र्स के लिए, तो उस वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें रूट बनना पड़ेगा। पहले हम चलते हैं cd/etc में। ये etc फोल्डर जो है, यहाँ पे बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती हैं हर चीज़ की, यूज़र सब के, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है जनरली सब की। तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, अब इन सब का यूज़, इस सब के यूज़ तो मतलब अभी बता नहीं सकते, बट आप इन सबको हर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर अपनी मैनुअल है, आप गूगल करेंगे सब मिल जाएगा। ओके, सो सपोज मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक फाइल होती है bash.bashrc, ये सबकी बाय डिफ़ॉल्ट सारे यूज़र्स की, अगर आप चाहते हो मेरे यूज़र का टर्मिनल चेंज ना हो, सारे यूज़र्स का टर्मिनल चेंज हो, तो ये इस फाइल को एडिट करते हैं। चलिए इस फाइल के अंदर देखते हैं है क्या। इस फाइल के अंदर ये है प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, ये सब। तो अगर इस फाइल को, मतलब ये कोड समझाने के लिए तो आपको थोड़ा आना चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह। सो अगर आप इस फाइल के अंदर कुछ चेंज करोगे तो उस कुल मिला के द थिंग इज, अगर आप इस फाइल के अंदर कुछ चेंज करोगे तो वो पूरे सारे यूज़र्स के टर्मिनल में चेंज कर देगा, और इस फाइल को चेंज करने के लिए आपको sudo यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल से बात हो गई है। अब कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट में एक सर्वर होता है। सर्वर क्या करता है बेसिकली, क्लाइंट से सर्वर का मतलब होता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेके उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देना, और जो एक काम सर्वर करता है उसको हम सर्विस बोलते हैं, ठीक है। तो एक सर्वर होता है हमारे, हम एक सर्वर बना सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, उसका नाम होता है Nginx, Nginx। हाँ, सो इसको कैसे यूज़ करना है, कुछ इसकी मतलब सब इसकी भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, वो भी etc में लोकेट होती हैं। देखते हैं etc के अंदर क्या है। अब Nginx ढूंढते हैं, Nginx, यहाँ पे आपका Nginx है, तो एक फोल्डर है, तो उसके अंदर चलते हैं Nginx के, देखते हैं क्या है। अब इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलता हूँ, सबसे पहले वाली custom_server.config, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ही कुछ लाइन लिखी हुई है, मैं इसको हटाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको नैनो से खोलते हैं, nano-l। अब मैं -l का मतलब बताता हूँ। -l का मतलब है लाइन नंबर, ताकि आप लोग मतलब हर लाइन के, अगर हर लाइन पे आपको लाइन नंबर दिखाना है तो -l यूज़ करते हैं। एंटर करूँगा मैं तो हर लाइन पे एक लाइन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं नीचे थोड़ा, देखते हैं क्या क्या है। इसमें एक लाइन नंबर 39 है, यहाँ पर लिसन 81 लिखा है। व्हाट इज दिस 81? 81 सिंपल कुछ नहीं है, आपका पोर्ट नंबर है जहाँ पर ये सर्वर रन होगा। आपके सिस्टम में कई सारी पोर्ट्स होती हैं, उनमें से एक 81 होती है, उस पर ही सर्वर रन होगा। तो अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ, और एक सेटिंग और चेंज करूँगा मैं छोटी सी इसमें नीचे, यहाँ पर इसको रूट का पाथ, मतलब उसका जो पाथ है सर्वर का, मतलब सर्वर की जो डायरेक्टरी है, सर्वर की होम डायरेक्टरी एक तरह से जो हम बनाने वाले हैं,
उसको चेंज करूँगा मैं, उसको मैं डालूंगा यहाँ पर text अंडरस्कोर ed अंडरस्कोर lab। ओके, मैं अब इसको सेव करता हूँ Ctrl+O से, Ctrl+X से बाहर। यस, ओ एक प्रॉब्लम, अब ये कह रहा है नो विल डिस्कार्ड चेंजेस, सेव मॉडिफाइड बफर। यस, अब ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। एरर राइटिंग कस्टम सर्वर डॉट कॉन्फिग परमिशन डिनाइड। अभी एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग अभी, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ और बाहर आते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने नैनो को एज अ सिंपल यूज़र यूज़ किया था, रेगुलर यूज़र। मुझे इसको यूज़ करना चाहिए सूडो से, मतलब सुपर यूज़र से, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल सारे यूज़र्स के लिए, और सारे यूज़र्स के लिए जो चेंज कर सकता है वो सूडो यूज़र होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र। सो ओके करा, यहाँ पे पासवर्ड डाला साइबर OPS, एंटर। अगर अब हम लोग चेंज करेंगे उस लाइन में, लाइन नंबर कौन सी थी हमारी 39, इसको हम 80 कर लेते हैं, और लाइन नंबर 47 में अंदर हमें लाना है text अंडरस्कोर ed अंडरस्कोर lab, Ctrl+O Ctrl+X। अब हमारी फाइल सेव हो गई। ठीक है, लाइन में हमारे चेंज हो गए हैं। सो अब इतना चेंज हो गया। अब सर्वर को एक बार रन करके देखते हैं। अगर सर्वर रन करने के लिए कमांड होती है, कमांड आप लिख लीजिए, मतलब कमांड पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा वो भी, sudo nginx, ये रन करते हैं। अब हमारा सर्वर रन हो गया है। नाउ अब हमारा सर्वर रन हो गया है। आई एम थिंक सो प्रोसेस आईडी की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स सी हमारे अगर हमें देखना है प्रोसेसर वगैरह, सपोज हम एक बार एक काम करते हैं, बट चेक कर ले सर्वर रन हुआ ही नहीं। जस्ट अ मिनट, हम लोग जाते हैं, अपना ब्राउज़र खोलते हैं। अब यहाँ पे एक एड्रेस डालना होगा 127.0.0.1:8080। एंटर करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वर्किंग ऑन टेक्स्ट फाइल लैब, यू आर सक्सेसफुली कॉन्फिगर्ड nginx। दैट मीन्स अब हमारा सर्वर रन हो चुका है। जो हमने सर्वर यहाँ पे डाला था, यहाँ पे हमारे आगे की हमारी एक रिक्वेस्ट आई थी, ये सिंपल है, उस रिक्वेस्ट का स्टेटस है। और यहाँ पे 127.0.0.1 क्या है ये अभी मैं बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लोकल होस्ट डालूंगा तो सेम आउटपुट आएगा। क्या होता है, हमारी मशीन एक हमारी मशीन एक इंटरनल सर्वर बनाती है। उस सर्वर का एड्रेस होता है 127.0.0.1 बाय डिफॉल्ट हर मशीन में। तो जो आप लोकल होस्ट यूज़ करते हैं, उस लोकल होस्ट की जगह आप 127.0.0.1 डालेंगे, डेट मीन्स वो भी आपकी अपने ही मशीन को रेफर कर रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर मुझे इसको एग्जिट करना है तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ यहाँ से। अब सपोज मुझे देखना है अब प्रोसेस वगैरह, अब देखते हैं प्रोसेस वगैरह से कैसे वर्क करते हैं लिनक्स में। सपोज मुझे देखना है अभी रनिंग प्रोसेस कौन से हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कमांड लाऊंगा ps-elf। ठीक है, अभी आ गए मेरे पास रनिंग प्रोसेसेस। अब इतने सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं। सपोज मुझे देखना है nginx रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने इसको साफ कर दिया, nginx रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ps-elf और grep nginx। यहाँ पे रन हो रहा है nginx, ये वाली कमांड, ये इसकी PID है। हर प्रोसेस की अपनी एक प्रोसेस आईडी होती है जो उसको डिफाइन करती है, उसका नाम 785 इज द प्रोसेस आईडी ऑफ दिस nginx। ओके, सपोज अब मुझे देखना है एक कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनके वो आगे भी प्रोसेस ओपन करते हैं। लाइक nginx खोला मैं, nginx ने दूसरा प्रोसेस ओपन करा, उसने दूसरा प्रोसेस ओपन करा। तो इस टाइप के प्रोसेसेस को देखने के लिए, कंप्लीट प्रोसेस स्ट्रक्चर के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं ps-ej::h। ये प्रोसेस आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा कि सिस्टम डी के आगे ये वाले फंक्शन खुले हुए हैं, लाइट डीएम ने ये वाले फंक्शंस खोले हैं, इसके बाद ये खुला है। ठीक है, nginx ने एक और nginx, लाइक मैं अगर इसमें ग्रैप करता हूँ, ये ग्रैप nginx का मतलब है हमें nginx सर्च करना है इस पूरे इतनी बड़ी लिस्ट में से। तो एंटर करा, nginx से 2 नाम आया बस। ओके, सो सपोज मुझे अब nginx को क्लोज करना है। तो nginx को क्लोज करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले अगर मैं किल स्पेस 785 कर दूं, तो अभी तो ये दिखा रहा, मतलब हम किसी प्रोसेस को किल करने के लिए सूडो यूज़ करना पड़ता है। तो सूडो लगा देते हैं। परमिशन, जब भी ऑपरेशन नॉट परमिटेड या परमिशन डिनाइड आए तो डेट मीन्स आप परमिटेड नहीं है, आपको सूडो यूज़ करना है। अब ये हमारा प्रोसेस किल हो गया है। अब देखते हैं प्रोसेस है या नहीं, और देखेंगे अब हमारा कोई प्रोसेस नहीं है, ग्रैप nginx। ठीक है, अब हम चलो वापस स्टार्ट कर लेते हैं nginx को। अब हमारा nginx वापस स्टार्ट हो गया, चेक करते हैं nginx स्टार्ट हुआ है नहीं। nginx स्टार्ट हो चुका है। अब एक तरीका और है, सपोज मुझे प्रोसेस आईडी से किल करना है इस प्रोसेस को। 991 इसकी प्रोसेस आईडी है, तो सिंपल है sudo pkill 99, सॉरी प्रोसेस आईडी हम लास्ट टाइम किल किया था, pkill स्पेस nginx। मुझे प्रोसेस आईडी नहीं पता उस प्रोग्राम की,
मुझे सिर्फ उसका नाम पता है। तो मैंने nginx डाला, pkill डाला, एंटर करा, अभी nginx जो हमारा डिलीट हो गया होगा। अब देखा कोई प्रोसेस नहीं है। दैट्स इट फॉर द लैब।